हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरण सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे पास में फ़िज़िकल ज्योग्राफी की 7th क्लास है। 7th लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, फ़िज़िकल ज्योग्राफी का। और जो हमारा 6th लेक्चर था उसके अंदर हमने चैप्टर जो नंबर 9 हमने शुरू किया था, ज्वालामुखी क्रियाएँ। और उसको हमने काफ़ी हद तक कर लिया था। उसके अंदर मैंने ये बता दिए थे कि ज्वालामुखी क्रियाएं जो हैं उनको हमने दो प्रकार से डिवाइड किया। पहले कि उसके प्रकार, ज्वालामुखी प्रकार, और हमें ज्वालामुखी के स्थल रूप पढ़ने हैं ज्वालामुखी टॉपिक के अंदर, ठीक है। और प्रकार जो हैं इसके वो दो प्रकार के होंगे। एक अवधि, उद्गार अवधि के आधार पर होगा, और एक हमारे पास में उद्गार स्वरूप के आधार पर प्रकार कल मैंने डिवाइड किए थे। स्थल रूप को देखते हैं तो वो भी दो प्रकार के हैं, एक बाह्य स्थल रूप होते हैं और एक हमारे पास में आंतरिक स्थल रूप बनते हैं। उद्गार अवधि के अंदर हमने देख लिया था कि जो उद्गार अवधि यानी कि कुछ ज्वालामुखी जो होंगे हमारे पास में वो सक्रिय होंगे, कुछ हमारे पास में सुषुप्त ज्वालामुखी होंगे। सुषुप्त यानी कि जो सक्रिय वे ज्वालामुखी जो लगातार उद्गारित होते रहते हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। और सुषुप्त ज्वालामुखी जिनमें उद्गार लगातार ना होकर के यानी कुछ देर वो शांत रहते हैं और शांत रहने के बाद अचानक उद्गार उनमें हो जाता है, यानी उद्गार की संभावना उनमें रहती है, ये बिल्कुल शांत नहीं होते। और एक होते हैं मृत ज्वालामुखी जिन्हें शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, जो बिल्कुल एक बार उद्गारित होने के बाद में आज तक उनमें दोबारा विस्फोट नहीं हुआ है, और ऐसा ही यही संभावना है कि उनमें विस्फोट नहीं होगा। तो ये संभावना है, इसलिए वो मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी को जागृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है, जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये हमने जो है क्लियर कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। आज देखिए, आज हमें जो देखना है इसके अंदर, तो उद्गार स्वरूप जो होते हैं वो भी इसके दो प्रकार के होते हैं। उद्गार स्वरूप कि जो ज्वालामुखी उद्गारित हो रहा है, जो लावा बाहर आ रहा है, वो किस तरह से बाहर आ रहा है, मतलब वो एक केंद्र, एक बिंदु से बाहर आ रहा है, एक नली के द्वारा बाहर आ रहा है, या एक दरार से बाहर आ रहा है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक केंद्रीय प्रवृत्ति के होंगे ज्वालामुखी और एक होंगे दरारी ज्वालामुखी। दरारी यानी जो दरार में से निकलेंगे, दरारों में से होकर के निकलेंगे, ठीक है। और केंद्रीय प्रवृत्ति के जो ज्वालामुखी होंगे उनके थोड़े से वो अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि उनमें अलग अलग विस्फोट होगा। तो उनमें हम देखते हैं, एक होंगे हमारे पास में हवाईयन तुल्य, ठीक है ना। जो हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी फटते हैं उनके जैसे जो ज्वालामुखी होंगे वो हवाईयन तुल्य कहलाएंगे। दूसरे हमारे पास में बनेंगे स्ट्रोम्बोली तुल्य। तीसरे हैं हमारे पास में विसुवियस तुल्य। चौथे हैं वोल्केनो तुल्य। और पांचवें हैं पिलियन तुल्य, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 5 प्रकार के हम यहाँ पे ज्वालामुखी देखेंगे। उसके बाद में दरारी की बात करते हैं, तो दरारी के अंदर हमारे पास में आ जाएगा, जैसे दक्कन का पठार है, भारत में दक्कन का पठार है। वो दक्कन का पठार कैसे बना, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे ज्वालामुखी उद्गारित हुआ था, तो वो क्या है, एक दरार के रूप में उद्गारित हुआ था, जिस कारण से वो पठार निर्मित होता है। दूसरा है हमारे पास में ब्राज़ील का पठार है, ब्राज़ील का जो ज्वालामुखी है। तीसरा है हमारे पास में कोलंबिया का पठार, कोलंबिया। और चौथा है हमारे पास में कमचटका जो है रूस का प्रायद्वीप है। कमचटका जो प्रायद्वीप है वहाँ पर जो बनता है पठार, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं स्थल रूप में हम देखते हैं इसके बाह्य स्थल रूप। तो बाह्य स्थल रूप के अंदर जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारे पास में शंकु के अलावा बाहर पठार भी बन सकते हैं, पठारों के अलावा मैदान भी बन सकते हैं, क्योंकि 500 मीटर की ऊंचाई होगी तो वो 500 मीटर से अधिक ऊंचा होगा तो वो पठार कहलाएगा, और अगर उससे कम ऊंचाई होगी तो फिर ये मैदान हो जाएगा। तो इसमें जो बनेगा वो इसके शंकु के अलावा पठार, पर्वत, मैदान, ठीक है, उनको हम छोड़ देते हैं। दूसरा हमारे पास में टाइप जो आता है वो है क्रेटर, और तीसरा है हमारे पास में कॉल्डेरा। ये ज्वालामुखी के अंदर हमें पढ़ना होता है। जो पर्वत है, पर्वतों के बारे में हम प्लेट टेक्टोनिक के अंदर देख चुके हैं, और इसके अलावा जब हम पर्वत निर्माण करेंगे, पर्वत निर्माण देखेंगे, तब हम उनको देख लेंगे कि उनका उद्गान किस तरीके से होता है, उनका निर्माण कैसे होता है।
आंतरिक स्थल रूप के अंदर बात करते हैं तो आंतरिक स्थल रूपों के अंदर हमारे पास में बेथोलिथ, डाइक, स्टॉक, सील, लेकोलिथ और लेपोलिथ और अंत में आता है फेकोलिथ। ठीक है, फेकोलिथ। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में इसके टाइप रहेंगे, आंतरिक स्थल रूप रहेंगे इस प्रकार के। क्लियर है? तो ये तो था हमारे पास में ज्वालामुखी क्रिया के अंदर जो जो हमें रीड करना है वो सब यहाँ पे हमने डिवाइडेशन कर लिया है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी करवा दिया था। तो आज हम देखते हैं उद्गार स्वरूप के आधार पर, और उद्गार स्वरूप के अंदर हमने कौन से देखने हैं, केंद्रीय उद्गार प्रवृत्ति वाले देखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास में उद्गार स्वरूप के आधार पर आ चुके हैं। तो उद्गार स्वरूप के आधार पर हम देखते हैं इनको किस प्रकार से इनका उद्गार होगा। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंट पहले से दे दिया है ताकि अपने को समझने में ज़्यादा समय न लगे और अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए सबसे पहले हम हवाईन तुल्य की बात करते हैं। हवाईन तुल्य जो हमारे पास में रहेंगे, उसमें हवाईन तुल्य में क्या होता है कि बेसिक मेग्मा होता है। बेसिक मेग्मा, मेग्मा हमारे पास में दो प्रकार का, एक बेसिक है और एक एसिड है। बेसिक यानी कि क्षारीय है और एसिड यानी कि अम्लीय मेग्मा। ठीक है, बेसिक के अंदर तो 55% रहती है सिलिका की, जबकि एसिड के अंदर 60 to 65% सिलिका की मात्रा रहती है, जिस कारण ये क्या होता है, ये बेसिक मेग्मा एसिड जो होता है वो गाढ़ा होता है, जबकि ये वाला जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है, पतला। अब देखिए यहाँ जब जिस क्षेत्र में यानी जो ज्वालामुखी से बेसिक मेग्मा उद्गारित होता है, बेसिक मेग्मा उद्गारित होता है, तो बेसिक मेग्मा पतला होता है, इसलिए इसको रास्ते में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये एकदम से जलवाष्प की सहायता से एकदम से बाहर की ओर उद्गारित होता है, और बाहर की ओर जब ये फटता है, इसका विस्फोट होता है, तो वो एक इस तरीके से आकृति बनाता है, मतलब एक फुवारे के टाइप में। तो इस जो हवाई द्वीप पर जो लोग रहते हैं, इसका जो उदाहरण है वो है मोना लोआ। मोना लोआ को हम देखेंगे आगे। मोना लोआ जो हमारे पास में ज्वालामुखी आएगा, तो मोना लोआ ज्वालामुखी जो है, इस ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण हवाई द्वीप के जो लोग हैं वो इसे पिल्ली नाम देते हैं। पिल्ली, पिल्ली, पिल्ली का अर्थ होता है अग्नि की देवी। पिल्ली का अर्थ होता है अग्नि की देवी। ठीक है, या आकाश की अग्नि देवी कहा जाता है उसको। तो इसीलिए इसको जो इस प्रकार से उद्गारित होंगे, जिनमें से मेग्मा बेसिक मेग्मा निकलेगा, उसे क्या कहा जाएगा, हवाईन तुल्य जो होंगे हमारे पास में, हवाईन तुल्य ज्वालामुखी कहलाएंगे। ठीक है, और जब हमारे पास में एसिड मेग्मा हुआ, एसिड मेग्मा, अब एसिड मेग्मा जो होता है वो गाढ़ा होता है। एसिड मेग्मा गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के कारण ये मतलब धीरे धीरे ऊपर आएगा, और जैसे जैसे ये ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे ये ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे ये ठंडा होता जाएगा। तो इसकी जो आकृति बनेगी वो लगभग एक स्तंभ के रूप में, यानी एक दीवार के रूप में आकृति इसकी बनती है। स्तंभ के रूप में आकृति बनती है, स्तंभ के रूप में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लहराते बालों की तरह। ये जो हमारे पास बन रहा है ना, ये कौन सा है, लहराते बालों की तरह, लहराते बालों की तरह। इसलिए ये कहा जाता है कि ये अग्नि देवी के बाल हैं। ये अग्नि देवी के क्या हैं, बाल कहलाते हैं। तो स्ट्रोम्बोली तुल्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्तंभाकार होते हैं, यानी स्तंभ के रूप में बाहर निकलते हैं। मतलब क्योंकि अम्लीय लावा है, अम्लीय लावा क्या है कि बाहर की ओर फैलता बहुत कम है, वो पास में ही जमा हो जाता है, बिल्कुल पास में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ती है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती है। इसको हम आगे देखेंगे, जब हम शंकु के प्रकार देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे वो ये क्या होता है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा रहेगी और चौड़ाई कम रहेगी। क्लियर? जबकि यहाँ पे जो मेग्मा है ये पूरा ऊपर तक उछलेगा, उछलने के बाद में ये अलग दूर दूर तक फैल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसमें एसिड की मात्रा और बढ़ गई है। एसिड की मात्रा बढ़ने का मतलब यहाँ पे मेग्मा में वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पे किसकी वृद्धि हुई है, एसिड में वृद्धि हुई है। और जब ये एसिड ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा और अधिक हो जाएगा, और जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ये धीरे चलेगा, और जितना ये धीरे चलेगा उतना ये आसपास की चट्टानों को भी पिघलाएगा। आसपास की चट्टानें जो होंगी, जिस नली से ये बाहर आ रहा है उसके आसपास की जो चट्टानें होंगी उनको भी ये क्या करेगा, पिघलाएगा, और पिघलाने के बाद में उसको अपने साथ में लेके आएगा। और जब पिघलाएगा तो उससे जलवाष्प अलग हो जाएगा, और पीछे बच जाएगी हमारे पास में राख। पीछे क्या आ जाएगा हमारे पास में, राख बन जाएगी।
अब जब ये राख एकदम से बाहर निकलेगी तो राख का गुबार बनेगा, ऊपर राख का गुबार बनेगा, राख का गुब्बारा बनेगा हमारे पास में, राख का गुब्बारा। और राख का गुब्बारा जो बनेगा, राख के जो बादल बनेंगे वो किसकी तरह होंगे, वो फूल गोभी की तरह होंगे, फूल गोभी की तरह, फूल गोभी की तरह राख के गुब्बार बनेंगे। तो इसका जो विश्वविश जो होता है, इसकी यही विशेषता रहती है कि इसमें जो राख निकलती है वो उसका गुब्बार बनता है पूरा। तो वो गुब्बार कैसा बनता है, फूल गोभी की तरह बनता है, ये ध्यान रखना है। अब वोल्केनो की बात करते हैं तो वोल्केनो के अंदर एसिड की मात्रा और बढ़ चुकी है, यानी वोल्केनो में एसिड की मात्रा बढ़ गई, जल वाष्प की मात्रा बढ़ गई, तो राख जो है हमारे पास में, उस राख की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले से राख में भी इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा राख होगी वो गुबार उतना ही बड़ा बनेगा, वो गुबार भी क्या होगा, उतना ही बड़ा बनेगा। तो ये गुबार बड़ा बनेगा तो इसे कहते हैं पाइन वृक्ष जैसा गुबार, ठीक है, पाइन वृक्ष जैसे बादल, ठीक है ना। पाइन वृक्ष जैसे किसके बादल हैं, ये रेत के राख के बादल हैं, ठीक है, राख, ऐश के बादल हैं ये वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ राख का जो बादल बनेंगे, गुब्बार बनेगा, वो किसके जैसा होगा, पाइन वृक्ष के जैसा होगा। और विसुवीस के अंदर कैसा बनता है, फूल गोभी की तरह बनता है, ठीक है। और पिलियन तुल्य, अब पिलियन तुल्य के अंदर एसिड की मात्रा सर्वाधिक है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है और इसमें जलवाष्प भी बहुत अधिक है और इसमें राख भी क्या रहेगी, सर्वाधिक रहेगी। राख भी क्या रहेगी, यहाँ पे सर्वाधिक राख, यानी बहुत अधिक राख होती है, जिस कारण से ये जो ज्वालामुखी होते हैं, जब ये उद्गारित होते हैं तो उद्गारित होने के बाद ये अपना जो उद्गार स्वरूप होते हैं उसे ही नष्ट कर देते हैं। उद्गार स्वरूप जो होता है, ये पूरा का पूरा उद्गार स्वरूप ही क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। और आकाश में कई दिनों तक रेत के इस राख के बादल छाए रहते हैं, राख के बादल छाए रहते हैं इसके अंदर। और ऐसा उद्गार जो है वो पिल्ली नामक एक हमारे पास में ज्वालामुखी है जो वेस्ट इंडीज पर है, वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज जो हमारे पास में है, पश्चिमी द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के अंदर पिल्ली जो ज्वालामुखी है, इसका जो उद्गार हुआ था वो 19 सेकंड में हुआ था, ठीक है, 19 सेकंड में हुआ था। हमारे से 1902 के अंदर इसका उद्गार हुआ था और इतना भयंकर उद्गार था कि इसने अपना ये जो स्थान होता है, ये अपना जो एरिया होता है, जो इसके शंकु बना होता है, वो सारा शंकु ही क्या कर दिया, उसने ब्लास्ट कर दिया, शंकु उड़ गया और कई दिनों तक यहाँ पे रेत के बादल, राख के बादल जो है छाए रहे। ऐसा ही उद्गार देखा गया था क्राकाटोआ में। क्राकाटोआ इंडोनेशिया के अंदर है, क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया के अंदर है। वहाँ 1883 के अंदर ऐसा उद्गार हुआ था, 1883 के अंदर। क्लियर दोस्तों, तो ये था हमारे पास में केंद्रीय प्रवृत्ति के केंद्रीय, यानी उद्गार स्वरूप में हमने कौन से देखे हैं, ये केंद्रीय देखे हैं, केंद्रीय ज्वालामुखी हमने यहाँ पे देखे हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारे पास में है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हवाईयन तुल्य। ये हवाईयन तुल्य होता है, इसके जो ये लावा निकलता है वो एक लहराते हुए बालों की तरह बाहर निकलता है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे पास में स्ट्रोम्बोली तुल्य। स्ट्रोम्बोली तुल्य के अंदर क्या होता है, यानी इसका जो शंकु है वो ज़्यादा ऊंचा बनेगा, शंकु जो है वो ऊंचा ज़्यादा बनता है। और फिर आता है हमारे पास में तीसरा कौन सा था हमने किया, वो ये वाला, ठीक है, हमारे पास में ये जो है प्लीनियन तुल्य जो है, ठीक है ना, प्लीनियन, ये प्लीनियन तुल्य जो है ना, प्लीनियन तुल्य, ये विसुवियस को ही कहते हैं, विसुवियस को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि विसुवियस ज्वालामुखी का जो सर्वे करने के लिए गया था वो प्लिनी गया था, प्लिनी महोदय गए थे यहाँ पे, प्लिनी महोदय इसका सर्वे करने के लिए गए थे, और जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है जिस कारण इसे प्लिनियन कहा जाता है, प्लिनियन तुल्य, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में वोल्केनो तुल्य। वोल्केनो के अंदर जो हमारे पास में रेत का गुबार बनेगा वो कैसा बनेगा, पाइन वृक्ष की तरह, और यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, फूल गोभी की तरह बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। और एक आता है हमारे पास में पिलियन तुल्य, ठीक है, पिलियन तुल्य, ये हमारे पास में पिलियन तुल्य जो अभी भी हमने लास्ट में देखा है, पिलियन तुल्य। तो ये क्या करते हैं, ये अपना उद्गार स्वरूप ही नष्ट कर देते हैं, जहाँ से उद्गारित हो रहे हैं ये अपना उद्गार स्वरूप ही क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं।
तो ये थे हमारे पास में उद्गार स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ देख सकते हैं आप, ये मोनालोआ हवाई द्वीप पर देखो कैसे निकल रहे हैं, लहराते हुए बालों की तरह, है ना। इस प्रकार से ये इस प्रकार ज्वालामुखी निकलता है, जिस कारण से पिल्ली, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, पिल्ली कहते हैं। पिल्ली यानी आकाश की अग्नि देवी कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ये हमारे पास में वोल्केनो बम्स यहाँ पे निकल रहे हैं। ये वाले बम्स चट्टाने जो हैं बम्स हैं वोल्केनो के। और क्रेटर, ये क्रेटर है, इसका मुख जो होता है वो क्रेटर की तरह है, क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद इसका जो मुख है वो इस प्रकार से बन जाता है थोड़ा सा। और ये हमारे पास में लावा फ्लो है, लावा का फ्लो हो रहा है, नीचे की ओर लावा आ रहा है। ये वेंट, जिस रास्ते से लावा आता है इसे वेंट कहते हैं। ये मैग्मा चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। और ये सबडक्शन जोन, यानी यहाँ पे दो प्लेटें क्या हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। पिछली वीडियो के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ प्लेट विवर्तन की हमने की थी, प्लेट टेक्टोनिक, तो सबडक्शन। तो ये प्लेट नीचे की ओर जा रही है, इसी प्लेट का जो नीचे जाकर टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही यहाँ से क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और ये है हमारे पास में पायरोक्लास्टिक फ्लो, यानी जो जितना भी इसमें मलबा निकलता है, जो भी इसमें वस्तु निकलती है उसे सब हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। और उसके हमने 3 भाग किए थे, मैग्मा, दूसरा था हमारे पास में टेफ्रा, और तीसरा था हमारे पास में गैसें, ठीक है, गैसें। अब देखिए ये देखो हमारे पास में इरप्शन क्लाउड, ये इरप्शन क्लाउड है जो बाहर निकला, बादल बन गए हैं। और बादल बन गए हैं, ये बादल किसके हैं, ऐश फॉल, यहाँ पे ऐश फॉल हो रहा है, यानी ऐश जो है, यानी राख जो है वो नीचे गिर रही है, वापस यहाँ पे राख नीचे गिर रही है। और एसिड रेन, जो जलवाष्प निकलता है, एक बात और ध्यान रखना, जलवाष्प जो निकलता है, जितना ज़्यादा जलवाष्प होगा उतनी अधिक मूसलाधार वर्षा होगी। क्या होगी, मूसलाधार वर्षा होती है। यानी जलवाष्प से क्या होगा, ऊपर जाएगी, ऊपर जाते ही ये जलवाष्प ठंडी हो जाएगी, तो ये फिर वर्षा करेगी यहाँ पे। क्लियर। इस प्रकार से लावा का फ्लो होता है। और लावा, ये देखो ये लावा जम जाता है, ठीक है, इस प्रकार से पुराना लावा जो जमा हुआ है। अब देखिए ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। अच्छा, इसके बीच में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, जो हमने दरारी देखे थे, दरारी ज्वालामुखी जो हमने देखे थे। तो दरारी जो ज्वालामुखी होते हैं, आपको मैं बता दूं कि ये मतलब दरारों में से निकलते हैं। ये दरारी ज्वालामुखी होते हैं अपसरण प्लेटों के सहारे होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, अपसरण प्लेटों के सहारे होते हैं। और इनसे बेसिक मैग्मा निकलता है, बेसिक मैग्मा। तो ये ज्वालामुखी जो होते हैं ना, ये ज्वालामुखी उद्गार सामान्य प्लेट अपसरण के सहारे होते हैं। और इनमें बेसिक मैग्मा दरारों के सहारे उद्गारित होता है, ठीक है, जिससे पठार का निर्माण हो जाता है, उनसे पठार बन जाते हैं। जहाँ प्लेटें दो एक दूसरे से अलग ला रही हैं, तो यहाँ बेसिक मैग्मा इकट्ठा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से तो पठार बन जाते हैं। और ये जो पठार हमारे पास बनते हैं, इनमें बेसाल्ट क्रम की चट्टानें होती हैं, क्योंकि बेसिक मैग्मा से कौन सी चट्टानें बनती हैं, बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। तो बेसाल्ट क्रम की चट्टानें होती हैं, और इनमें फेरा मैग्नीशियम खनिज पाया जाता है। फेरा मैग्नीशियम खनिज पाया जाता है। और जिस कारण से इनके अंदर काली मिट्टी और धात्विक खनिजों की अधिकता हो जाती है। काली मिट्टी और धात्विक खनिजों की अधिकता हो जाती है, किनके कारण, बेसाल्ट चट्टानों और फेरा मैग्नीशियम खनिज तत्व के कारण, ठीक है। तो और एक और बात ध्यान रखना कि जितना भी ज़्यादा दरारी उद्गार हुए हैं, जितने भी दरारी उद्गार हुए हैं, वो सारे के सारे क्रीटेशियस युग के अंदर हुए हैं। क्रीटेशियस युग के अंदर उद्गार हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास में आते हैं ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप हैं। स्थल रूप जिसमें बाह्य स्थल रूप, और बाह्य स्थल रूप के अंदर हमें देखना है किसको, शंकु को देखना है। शंकु देखो ये भी उसी प्रकार से है, बेसाल्ट शंकु, ग्रेनाइट शंकु, जो हमने अभी अभी पीछे किया था कि बेसिक मैग्मा ना, बेसिक मैग्मा प्लस जलवाष्प। जब बेसिक मैग्मा बाहर निकलेगा तो बेसिक मैग्मा क्या होता है, वो ज़्यादा दूर तक फैलता है। बेसिक मैग्मा पतला होने के कारण क्या हो जाता है, वो ज़्यादा दूर तक फैलता है। और दूर तक फैलता है तो इसकी चौड़ाई अधिक होती है, ऊंचाई कम होती है। इस शंकु की, बेसाल्ट शंकु की चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई अधिक होती है, और ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, ऊंचाई कम होती है।
ग्रेनाइट शंकु जो होते हैं ये दूसरे क्रम के हैं, जैसे हमने अम्लीय वाले बात की थी, ये जो हमने लिखा था ये दूसरा, ये सेम उसी प्रकार से। ये देखो यहाँ बेसिक मेगमा निकलेगा तो इसकी चौड़ाई अधिक हो जाएगी और ऊंचाई कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी ऊंचाई अधिक है और चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है, चौड़ाई यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए चौड़ाई कम और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई अधिक। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मेगमा है, एसिड मेगमा है, तो एसिड मेगमा के कारण यहाँ पे प्लस जल वाष्प है, जल वाष्प, तो एसिड मेगमा और जल वाष्प के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास में ऊंचाई अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ जो मिश्रित होता है, यहाँ मिश्रित की अगर हम बात करें तो ये देखो तीसरे नंबर वाला आपने ध्यान रखना, मिश्रित के अंदर एसिड मेगमा भी था, प्लस जल वाष्प भी था, प्लस राख भी थी, ठीक है ना। तो अब ये राख क्या होगी, ये जो राख है, पहले जैसे मेगमा बाहर निकला, राख के बादल ऊपर, राख के बादल बन गए, और वो राख के बादल क्या है, बाद में राख नीचे गिरेगी, नीचे जैसे राख गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से राख इसके ऊपर जमा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे राख जमा हो जाती है। अगली बार फिर से जो लावा निकला, लावा यहाँ पे फ्लो हो गया, लावा का फ्लो यहाँ हो गया, और इसके ऊपर फिर से जो राख ऊपर उठी थी वो राख वापस नीचे इसके ऊपर बैठ जाती है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास बन जाता है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास में कॉम्पोजिट वोल्केनो है, जिसके अंदर ये हमारे पास में जो रहेगा एक लेयर ऑफ लावा एंड ऐश, ठीक है, लावा एंड ऐश इमिटेड बाय द वोल्केनो, ये देखो यहाँ पे एक तरफ ऐश होगी, फिर लावा हो गया, फिर ऐश है, फिर लावा, इस प्रकार से क्या है, ये मिश्रित शंकु होते हैं। ये कौन से शंकु होते हैं, मिश्रित शंकु होते हैं। फिर आता है हमारे पास में सिंडर शंकु। सिंडर शंकु जो होते हैं वो केवल और केवल राख के निर्मित होते हैं, राख से ही निर्मित होते हैं। यहाँ पर जो लावा होता है वो केवल इस राख को जमाने का काम करता है, लावा जो है उसको सिर्फ जमाने का काम करता है। फिर आता है अंत में परपोषी जो है इसका अलग से अन्य प्रकार है। ये इसके अगर हम बात करें तो इसके सिर्फ 4 ही प्रकार हैं, शंकु के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार का ही होता है, और ये हमारे पास में इसका अन्य प्रकार होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये परपोषी, ये देखो साइड वेंट से यहाँ पे साइड कौन बन रहा है। अब ये जो साइड में कौन बनेगा, तो ये इसका क्या होगा, ये मेन पॉइंट तो बंद हो गया, और इस कारण से यहाँ में निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, ठीक है, अलग से शंकु बन रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं, इन्हें परपोषी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास में शील्ड शंकु है फर्स्ट वाला, जिसमें मेगमा बेसिक मेगमा होता है, और ये काफ़ी दूर तक फैलता है, और काफ़ी दूर तक फैलने के कारण इसकी आकृति जो होती है वो इस प्रकार की बनती है, ठीक है। ये देखो ये पहाड़ी जो है इसकी ऊंचाई कम है और चौड़ाई इसकी बहुत ही अधिक है, बहुत अधिक चौड़ाई है, ठीक है, इस प्रकार से। और ठीक है, एक बार हम यहाँ पे क्लास आज की यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी अपन जो बचा है वो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, और PDF चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं आप HK Sir 2284 टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।